हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमें आज की क्लास में पढ़ना है कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इन्वॉल्वमेंट मतलब माइक्रो इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। हमने अभी तक जाना कि मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट, उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, दो टाइप्स मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट के, माइक्रो और मैक्रो वाला। तो जिसमें हमने माइक्रो देखा था कि बहुत क्लोज होता है, और मैक्रो होता है जो क्लोज नहीं होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो उसी को आज हम डिटेल में जानेंगे। तो हम पहले माइक्रो को जान लेते हैं कि माइक्रो क्या है। ठीक है, माइक्रो को हम डिटेल में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, कि माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान रखा है, लेकिन फिर भी एक थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट refers टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस क्लोज। मतलब कि वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो क्लोज होते हैं, किसके, हमारे कंपनी या हमारे मार्केट के। ठीक है, हमारे मार्केट से जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी से हमारे मार्केट से क्लोज होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। और डायरेक्टली अफेक्ट अ कंपनीज एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। और जो भी कंपनी हमारी, जो भी कंपनी है, ठीक है, वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, या जो भी डिसीजंस लेती है अपनी कंपनी से रिलेटेड, उसको जो अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट भी कैसा, डायरेक्टली, मतलब कि बिना किसी क्या बोल सकते हैं, एक इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, या फिर किसी सोर्स के बिना ही वो डायरेक्टली हमारी कंपनी को जो अफेक्ट करता है, वो सारे फैक्टर्स जो हमारी कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट। मतलब कि इसमें दो चीजें ध्यान देनी है कि वो सारे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली फोर्सेस, को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट। जो भी फैक्टर्स इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे क्या बोलते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, पर वो अगर हमारे क्लोज है कंपनी के या फिर डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या होगी, माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है। अ, और क्या करती, किस चीज़ पे अफ़ेक्ट करती हैं? तो हमारी कंपनी की एबिलिटीज़ पे, जो वो कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं, या कस्ट क्योंकि हम कंपनी क्यों बना रहे हैं? कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने के लिए। और जो भी सर्विसेज़ पे हम उनको देना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड हम जो भी डिसीज़न्स लेते हैं, उस पे जब अफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों की वज़ह से, तो हम उसे माइक्रो इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। These factors are close to the company and can influence daily business activities। और ये हमारे डेली बिजनेस एक्टिविटीज पे भी क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम किसको ले सकते हैं, लेने में हम एग्जांपल ले सकते हैं, कस्टमर को, सप्लायर्स को, कंपटीटर को, कंपनी को। कैसे लेते हैं हम इसको बताएंगे, ये कैसे अफेक्ट करेंगे ये भी बताएंगे हम। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही जाने कि कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर, कंपनी, यही चीजें होती है जो हमसे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हमारी कंपनी को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि देखो, कंपनी हमारी क्या है, इंटरनल है। कंपटीटर क्या है, एक्सटर्नल है पर हमसे क्लोज है। सप्लायर क्या है, हमारे एक्सटर्नल है पर हमसे क्लोज है। कस्टमर क्या है, एक्सटर्नल है पर हमसे क्लोज है। तो ये सारी चीजें हमसे क्लोज, एक्सटर्नल होते हुए भी क्लोज होने की वजह से क्या करती हैं, हमारे डिसीजंस पे कैसे अफेक्ट करती हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि इस माइक्रो इन्वॉल्वमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस अगर हम जाने तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ये क्या करता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस पे, डायरेक्टली प्रभाव डालता है। कैसे, एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे मान लो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर अगर हमारे लिए लॉयल है, मतलब कि कभी उसने हमारे कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उसे उस कंपनी के, मेरे कंपनी का अगर मान लो कोई टेस्ट प्रेफरेंस, जो भी चीजें हैं, जो भी क्वालिटी है, सब पसंद आई, वो लॉयल है, अब हमेशा वो चीजें मेरे यहाँ से ही ले रहा है, बाकी भी लोगों को बोल रहा है कि आप इस कंपनी से सामान लीजिए, इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करिए। तो उसके, उस चीज से क्या हो रहा है, उसके इस, मेरे क्वालिटी, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद करने से क्या हो रहा है, मेरी सेलिंग रेट इंक्रीज है, या फिर जिस भी बैलेंस पे चल रही है, अपना बैलेंस चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर को अपना टेस्ट प्रेफरेंस चेंज किया, उसने उसने अपने टेस्ट प्रेफरेंस को चेंज किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा,
कस्टमर तो हमारी कंपनी में काम नहीं करता है, लेकिन उसने तो इफ़ेक्ट डाला ना हमारी कंपनी पे, वो तो एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन वो हमसे क्लोज़ है। कैसे? क्योंकि वो रोज़ हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करता है, रोज़ हमारे से प्रोडक्ट लेता है। लेकिन अगर उसका डिसीज़न चेंज हुआ कि उसने कहा कि नहीं अब इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करते, चलो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो उसके न लेने से क्या हुआ? मेरी कंपनी का सेल रेट कम हुआ। तो इस तरीके से उसके सेल रेट कम होने से क्या हुआ? प्रॉफ़िट कम हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ? वो एक्सटर्नल होते हुए भी मेरे कंपनी को अफ़ेक्ट किया। पर ये एक्सटर्नल होते हुए क्लोज़ है इसलिए कहाँ आ रहा है? माइक्रो एनवायरनमेंट में। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट किया। इसका कोई सोर्स था? नहीं। उसने डायरेक्टली चीज़ों को लेना बंद किया, डायरेक्टली हमारी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, कस्टमर सैटिस्फैक्शन इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि इसकी वजह से हम कस्टमर्स को सैटिस्फाई कर पाते हैं। कैसे? बिकॉज़ ऑफ एनालिसिस हम मार्केटिंग का एनालिसिस करते हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए इस चीज़ के बारे में जानते हैं और उस एनालिसिस की वजह से हम कस्टमर्स को सैटिस्फाई कर पाते हैं। ठीक है? फिर क्या कहते हैं? कंपटीशन हैंडलिंग मतलब क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ये हमारे कंपटीटर के साथ भी काम करता है। कंपटीटर को भी हम बैलेंस कर पाते हैं क्योंकि अगर हम माइक्रो एनवायरनमेंट देखते हैं तो हम इसमें कंपटीटर का भी नॉलेज लेते हैं कि हमको कंपटीटर कैसा किस तरह से अपनी क्वालिटी रख रहा है, क्या चीज़ वो रख रहा है, मुझे उससे क्या यूनिक करना है ना? तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके जब हम अपना कंपनी रन करते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है और ये जो क्या बोलते हैं रिस्क है जो इम्पैक्ट डाल सकती थी हमारे बिज़नेस को खराब करने के लिए, हम उससे बच सकते हैं। ठीक है? तो उस तरह से हम कॉम्पिटिशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? हम उससे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या होगा? बैलेंस होगा, हम अपना क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन को हैंडल कर पाएँगे। बेटर डिसीज़न मेकिंग अगर हमको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, ऑलरेडी हमें अपॉर्च्युनिटी, रिस्क इन सब के बारे में पता हो, तो हम अच्छा डिसीज़न्स ले सकते हैं कि मतलब अगर मान लो मुझे इस तरह की किस तरह की प्रोडक्ट बनानी चाहिए, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्या है, कस्टमर सबसे ज़्यादा डिमांड अब किस चीज़ पे कर रहे हैं। वो किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को जानते हुए, एनालिसिस करते हुए बिकॉज़ ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट हम क्या करेंगे अपने डिसीज़न्स सही ले पाएँगे। फिर है बिज़नेस ग्रोथ। बिज़नेस ग्रोथ कैसे होगा? जब हमें इन सब के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है? तो एक हम अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा हमारा इन लोगों से और फिर उसके बाद से एक अच्छी रिलेशनशिप की वजह से हम क्या कर पाएँगे? हम कम्पीट कर पाएँगे अपने कॉम्पिटिटर से, अच्छी प्रोडक्शन दे पाएँगे, कस्टमर को सैटिस्फाई कर पाएँगे और इस तरह से हमारी कंपनी की क्या होगी? बिज़नेस की क्या होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है? तो ये होता है इम्पोर्टेंस। अब हम एडवांटेज पे चलते हैं। एडवांटेज क्या होता है? ईज़ी कंट्रोल क्योंकि हम उसको थोड़ा बहुत ही पूरा तो नहीं क्योंकि हम कस्टमर को पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हम इसको थोड़ा बहुत ही सही पर कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि अगर हम समझ पाएँगे, तो हम आराम से कंपनी क क्या बोलते हैं सप्लायर से इन सब से कोऑर्डिनेट कर पाएँगे। अगर इन सब से मतलब सप्लायर से अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, सप्लायर अपना डील चेंज कर दिया या जो भी चीज़ है उसने अपने रॉ मटेरियल का रेट ही बढ़ा दिया, तो भी हमको वो दिक्कत कर सकता है। तो उसका साथ कोऑर्डिनेशन रखना भी इम्प्रूव होता है बिकॉज़ ऑफ दिस क्योंकि हमें अच्छी नॉलेज है। सब मेन चीज़ क्या है, हमें नॉलेज होने की वज़ह से सारी चीज़ें सही होती हैं, ठीक है? क्विक रिस्पॉन्स भी है, ठीक है? हम क्विक रिस्पॉन्स दे पाते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली पता होता है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं। कस्टमर लॉयल्टी जैसा मैंने अभी बताया कि कस्टमर लॉयल है, वो आपकी चीज़ों को हमेशा खरीद रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज है, पता चलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन हो सकता है, जब सेल्स बढ़ेंगी, तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और कैसे बढ़ेंगी, तो कस्टमर्स को हमको सैटिस्फाई कैसे करना है, ये हमको पता होता है। फिर आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या कहता है? लिमिटेड कंट्रोल। डिसएडवांटेज क्या कहता है कि आप बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा ही बहुत कंट्रोल रख सकते हो। सप्लायर्स पे, कंपटीटर पे कितना कंट्रोल रखोगे? वो कितनी में है तो एक्सटर्नल चीज़ है, आप उस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये चीज़ कहता है कि आपको लिमिटेड कंट्रोल मिलता है। हाई कंपटीशन, कंपटीशन हाई भी हो सकता है क्योंकि अगर आपको मान लो इसमें क्या है कि आप थोड़ी बहुत चीज़ों से क्लोज़ हो। थोड़ी बहुत चीज़ों से बाहरी की भी चीज़ें हैं जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है? क्या बोलते हैं लीगल ये सारी चीज़ें भी हैं जो हमको कम्पीट करती हैं, तो हम इससे भी बचना है। फिर डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर्स हम सप्लायर पे भी डिपेंडेंट होता है। अगर रॉ मटेरियल का रेट बढ़ा दिया तो? कस्टमर पे डिपेंड होते हैं, अगर कस्टमर के प्रेफ़रेंस चेंज हो गए तो?
तो ये चीज़ें भी डिसएडवांटेज हैं। अच्छी तब तक है जब वो आपके साइड से हैं। जब वो आपके साइड से नहीं होंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है? फिर क्या है चेंजिंग कस्टमर प्रेफ़रेंस वही चीज़ जैसे मैंने अभी बोला कि कस्टमर की अगर प्रेफ़रेंस चेंज हो गई तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई होने के स्टॉक होल्डर ये जो भी चीज़ें हैं अगर उनसे लड़ाई हो जाती है किसी भी वज़ह से तो फिर हमारा चीज़ बिगड़ सकती है। लिमिटेड स्कोप लिमिटेड होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो। आप बहुत कम एरिया में वर्क कर पाते हो बिकॉज़ ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है? तो यहाँ क्या कहता है कि अगर कंपनी है, देखो सब मिला के क्या कहता है कि अगर कंपनी है डायरेक्ट इम्पैक्ट से थोड़ा-सा और एक्सपेंड करें अपनी चीज़ों को, तो कंपनी अगर मान लो मैनेजमेंट अच्छी रखती है, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो मैनेजिंग करने का काम अच्छा करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो मैनेजिंग करने का काम अच्छा नहीं करेंगे, कस्टमर्स मैनेजमेंट उनकी अच्छी नहीं है, तो कस्टमर्स के नीड्स को जानते हुए भी हम उस तरह से उनको सैटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये भले सही हो पर ये इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी कंपनी को अच्छे से रन करने के लिए। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे इम्पोर्टेंस थे, एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे और माइक्रो एनवायरनमेंट। इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ठीक है? क्योंकि इतना जान लेना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्रो देख लेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।